बिन बुलाया मेहमान। दादी माँ, आपको अनन्या के एक्सीडेंट के बारे में किसने बताया? संजय दादी माँ को पूछने लगा। दादी माँ संजय की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। उनके भोले चेहरे पर अचानक से घबराहट सी छा गई। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, नौकर संजय के पास आकर उसके कानों में कुछ कहने लगा। वो सुनते ही संजय की नजरें बर्फ की तरह जम गई। इससे पहले कि अर्पिता कुछ समझ पाती, डाइनिंग टेबल के बाहर से किसी की आवाज आने लगी। तभी मैं सोचूं कि बाहर किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही। आप सब तो यहाँ पर मिलकर खाना खा रहे हैं। क्या मैं किसी गलत टाइम पर आ गई? एक एरोगेंट सी मध्यम उम्र की औरत डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। उसके कपड़े काफी स्टाइलिश दिखाई दे रहे थे। वो गलत समय पर आने की बात कर रही थी, लेकिन उसे उस बात की कोई भी एम्बैरेसमेंट फील नहीं हो रही थी। जब उन्होंने संजय की ओर देखा, वो खुद के डरे हुए चेहरे को दिखाने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने संजय से अपनी नजरें हटाई, वो फिर से अपने तीखे तेवर में आ गई। क्या बात है? संजय ने बिना कोई हालचाल पूछने की फॉर्मेलिटी किए बगैर उनसे डायरेक्टली सवाल पूछ लिया। वो अपने चेयर पर पीछे की ओर खिसक कर बैठ गया। उसकी वो खूबसूरत और रूड एक्सप्रेशन वाले चेहरे की एक नजर ही काफी थी स्वर्णा के रोंगटे खड़े करने के लिए। ये देखकर स्वर्णा के चेहरे पर एक एरोगेंट सा एक्सप्रेशन आ गया। उसने अपनी नजरें संजय से हटाई और डाइनिंग टेबल के सेंटर में बैठी दादी माँ की ओर देखने लगी। माँ, मैंने आपको कहा था ना कि अनन्या ठीक है, तो फिर भी आप यहाँ क्यों आई? स्वर्णा चिंता भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ी। वो ऐसे बता रही थी जैसे उन्हें दादी माँ की बहुत फिक्र है। अपनी बात पूरी करने के बाद वो संजय की ओर देखने लगी। संजय, मुझसे गलती हो गई। मैंने बातों बातों में माँ को अनन्या के एक्सीडेंट के बारे में बता दिया था। वो ये सुनकर इतनी परेशान हो गई थी कि वो तुरंत अनन्या से मिलना चाहती थी। जब संजय ने स्वर्णा की बातों को सुना, उसकी आंखें बर्फ की तरह जम गई। ऐसा लग रहा था मानो वो स्वर्णा की ओर काफी गुस्से में देख रहा हो। मित्तल परिवार के वंश में एक रेयर बात थी। संजय के पिता उसके दादाजी की जेनरेशन के इकलौते बेटे थे। उनका इतनी कम उम्र में गुजर जाना बेहद दुखी था। संजय काफी कम उम्र से अपनी नाना दादी के साथ बड़ा हुआ और फिर उसने मित्तल कंपनी को टेक ओवर कर लिया। हैरानी की बात तो ये थी कि किसी साल उसके नाना की नाजायज औलाद अचानक से उनके सामने आ गई। वो भी तब जब संजय के नाना काफी बीमार थे और वो थे संजय के अंकल महेश। स्वर्णा उन्हीं की बीवी थी। संजय के नाना अपनी जिंदगी के आखिरी कगार पर आ चुके थे। अपने पहले बेटे के जाने के दुख के बाद उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि उनका नाजायज बेटा पूरे हक से उनकी फैमिली में वापस लौट आए। मित्तल परिवार के विरासत के अधिकारों के बारे में किसी भी संभावना को रोकने के लिए उन्होंने अपने छोटे बेटे को अपने परिवार में लाने से पहले एक विल बनाई। संजय को सब कुछ विरासत में मिला, जबकि उसके अंकल महेश को मित्तल हाउस में रहने की परमिशन और मित्तल कंपनी की ओर से बोनस इनकम मिलती थी। जब तक उनके पास अच्छा खासा पैसा था, उन्हें किसी और चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि अफसोस की बात थी कि संजय के नाना, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समझदारी में बिताया था, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक गलत फैसला ले लिया। महेश सिर्फ घर बैठे जो मिल रहा है उसमें खुश रहने वालों में से नहीं था। जैसे ही वो मित्तल फैमिली में वापस लौटा, उसने मित्तल कंपनी में दखलंदाजी करना शुरू कर दिया। ये सब होने के बाद संजय ने महेश पर मित्तल कंपनी के किसी भी मामले में घुसने पर बैन लगा दिया। कंपनी से निकाले जाने के बाद महेश ने अपनी आंखें मित्तल हाउस की ओर जमाए रखी थीं। इसलिए अनन्या के कार के एक्सीडेंट के पीछे सबसे बड़ा शक महेश पर ही जा रहा था। संजय, मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है। मुझे तुम्हारी दादी माँ को नहीं बताना चाहिए था कि अनन्या का एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन साथ में मुझे अनन्या की भी काफी चिंता हो रही थी। स्वर्णा संजय के चेहरे का अजीब एक्सप्रेशन देखने के बाद उसे अपनी बात समझाने लगी। संजय के पास मित्तल फैमिली में फैसले लेने के सारे हक थे। वो मित्तल कंपनी का बॉस था
और उसके पास मित्तल कॉर्पोरेशन में फैसले लेने के सारे हक थे और सबसे ज्यादा पावर भी। माना वो सब लोग संजय से जलते थे, लेकिन कोई भी उसे सामने से नाराज नहीं करना चाहता था। रियली? मुझे तो लगा आप घर की मालकिन बनकर घर को संभालने के लिए इतनी बेकरार हो रही थी। क्या आपने दादी माँ को यहाँ बुला लिया? संजय ने अपनी आईब्रो उठाते हुए स्वर्णा से कहा। वो स्ट्रिक्ट दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर लग नहीं रहा था कि वो गुस्सा है। दादी माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी और महेश अंकल के आने के बाद उन्होंने काफी दुख भी सहा था। इसी वजह से उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टर ने ये क्लियर कर दिया था कि उन्हें कभी भी हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ सकता है, इसलिए उन्हें किसी बात के लिए उकसाया ना जाए। यही वजह थी कि संजय ने दादी माँ को अनन्या के कार एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया था। हालांकि उसने सोचा भी नहीं था कि दादी माँ के पास ये न्यूज इस तरह पहुँचेगी। मेरी कोई गलती नहीं है माँ, प्लीज आप संजय को समझाइए। मैंने सच में ये जानबूझकर नहीं किया। स्वर्णा अपने ग्लैमरस लुक से बाहर निकलकर दादी माँ से मदद मांगने लगी। जैसे ही वो ये कहने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादी माँ ने उसकी ओर देखा और अपनी आईब्रो करते हुए कहने लगी, ओके, तो अब तुम दोनों चुप रहोगे और मेरी प्यारी बच्ची को शांति से खाना खाने दोगे? दादी माँ की इशारे को समझकर नौकर ने डाइनिंग टेबल पर स्वर्णा के लिए एक और प्लेट लगा दी। दादी माँ ने स्वर्णा को डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहा। स्वर्णा अपनी मुट्ठी कसने लगी। उसे संजय का लेक्चर सुनना पड़ा। इस बात से वो काफी नाखुश थी। खैर, संजय के सामने होने की वजह से उसे नॉर्मल रहना पड़ रहा था। वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। जैसे ही उसने डाइनिंग टेबल पर अपनी नजरें घुमाई, उसकी नजरें अर्पिता की ओर गई, जो अनन्या के बगल में बैठकर खाना खा रही थी। और ये कौन है? सरप्राइज होकर स्वर्णा पूछने लगी। ये नोटिस करने के बावजूद कि दादी माँ और संजय उसकी बात का जवाब देने वाले थे, वो फिर भी कहने लगी, मैंने सुना है कि अनन्या का ख्याल रखने के लिए एक बहुत प्रोफेशनल नर्स रखी गई है। यहाँ तक कि अनन्या उसे प्यारी दीदी बुलाती है और उससे काफी प्यार करती है। क्या ये वही है? स्वर्णा की बात सुनते ही नौकर कहने लगा, जी हाँ मैम, ये वही हैं। इनका नाम अर्पिता है। अर्पिता? स्वर्णा ने वो नाम फिर से दोहराया। अचानक से उसमें अपने हाथ में पकड़ी हुई चम्मच को डाइनिंग टेबल पर पटक दिया। वो नौकर से कहने लगी, तुम अपने होश में तो हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मित्तल फैमिली द्वारा बनाए गए इतने सालों के रूल्स को बिना किसी की परमिशन लिए तोड़ने की? लेकिन मैम, मैंने कुछ नहीं किया। नौकर उसे समझाने लगा। और तुम अभी भी ये बात मानने से इनकार कर रहे हो? फिर वहाँ कौन है? मित्तल परिवार की डाइनिंग टेबल पर एक नर्स क्यों बैठी हुई है? इसकी परमिशन कब से मिलने लग गई? स्वर्णा अर्पिता की ओर इशारा करते हुए नौकर को चिल्लाने लगी, जैसे कि एक बेरहम इंसान को किसी को मारने की परमिशन मिल गई हो। इससे पहले कि नौकर स्वर्णा की बात का जवाब दे पाता, स्वर्णा अर्पिता की ओर देखने लगी। और तुम ये कतई मत सोचना कि अनन्या के प्यार के रास्ते तुम मित्तल परिवार में एंट्री ले सकती हो। दादी माँ तो बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन मैं अभी भी सब चीजें समझती हूँ। आगे से कभी भी रूल्स को तोड़ने की हिम्मत मत करना। अर्पिता को एक्सपीरियंस हो चुका था कि घर पर रहते हुए भी कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। क्या ये स्वर्णा आंटी थोड़ी पागल थी? तो फिर वो अर्पिता को ऐसे क्यों डांट रही थी, जैसे उसने उनके परिवार के लोगों को काफी परेशान किया हो, जबकि उसने तो कुछ भी नहीं किया था। अनन्या भी स्वर्णा का अचानक ये रूप देखकर चौंक गई थी। यहाँ तक कि वो अपने मुंह में रखने वाले को भी खाना भूल गई थी। हो गया आपका? संजय ने स्वर्णा से कहा। संजय, मैं जानती हूँ मैंने जो अभी कहा वो तुम्हें पसंद नहीं आया, लेकिन तुम्हारे नाना जी ने शुरू से कुछ रूल्स बनाए थे। तुम यूं ही उन रूल्स को तोड़ नहीं सकते। अर्पिता हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं खा सकती, चाहे कुछ भी हो। स्वर्णा अर्पिता की ओर देखकर गुस्से में कहने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो अर्पिता को वहाँ से उठाकर ही रहेगी। ये सुनकर संजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसके सामने बैठा अपनी जगह से उठ गया।